नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गणित का ये 7वें दिन का वीडियो है। हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है? दशमलव, पूर्णांक, भिन्न, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, है ना, और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। आज आपको पढ़ाएंगे अनुपात, रेशियो। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, नए चैप्टर में पहुंच जा रहे हैं। तो अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बेसिक चीज़ें पढ़ाना हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि जैसे अभी हमने शुरू किया था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, तो इसमें बहुत सारी सवालें आती हैं, अनुपात समानुपात की, परसेंटेज की, सभी की सवालें रहती हैं। लेकिन अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, जैसे रेशियो नहीं पढ़ाया है, तो मैं कैसे अनुपात समानुपात वाले सवाल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की आपको पढ़ा पाऊंगा? दिक्कत होगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को समझने की, कि एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो मैं अभी आपको 20, 25 या 30 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, पूरा आपका बेस कंप्लीट करवा दूंगा। जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, जो एकदम नींव है, जो जड़ है, जिस पर आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी, अभी हम आपका वो मजबूत कर देंगे। उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में लगभग सभी चैप्टर की सवालें मिली हुई रहती हैं। तो जब तक आप सब कुछ नहीं समझेंगे, आप उस चैप्टर की पूरी सवाल कैसे लगा पाएंगे? इसलिए आप धीरज रख करके नोट्स बनाइए, इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक ही बार आपको पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। हमेशा के लिए गणित सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। रेशियो, अनुपात। रेशियो हिंदी में बोलते हैं अनुपात। एक होता है प्रोपोर्शन, समानुपात, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है अभी। रेशियो यानी कि अनुपात। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है तुलना, और तुलना हमेशा कम से कम दो चीजों के बीच की जाती है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक की तुलना नहीं की जाएगी। जैसे हमारी लंबाई 5.5 फीट है, तो हम लंबे हैं कि हम छोटे हैं, इस बात का निर्धारण कब होगा? जब हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसकी लंबाई अगर 6 फुट होगी, तो हम कहेंगे कि तुलनात्मक रूप से हम इनसे छोटे हैं। अगर उसकी लंबाई 5 फुट ही हो गई, तो हम कहेंगे कि तुलनात्मक रूप से हम उससे लंबे हैं, है ना। तो इस तरह से तुलना हमेशा दो वस्तुओं, दो चीजों, दो संख्याओं के बीच होगी। इससे अधिक हो सकती है, 2 से कम नहीं होगी। जैसे किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है, मान लीजिए ए के पास 100 रुपए है और बी के पास 75 रुपए है। यकीनन दोनों के पास बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए एक तीसरा व्यक्ति है सी, उसके पास भी 100 रुपए है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी का अनुपात जो है वो बराबर है, यानी ए बराबर सी, या ए अनुपाते सी बराबर 1:1, यानी ए और सी का जो अनुपात है वो 1:1 का है, यानी बराबर बराबर का है, यानी न ए बड़ा है न सी, दोनों बराबर है। लेकिन ए और बी की जब तुलना करेंगे, तो यकीनन बी की संख्या कम है, इसका मतलब बी छोटा है। तो तुलनात्मक रूप से ए के सामने वाली संख्या बड़ी आएगी और बी के सामने वाली संख्या छोटी आएगी। यहां पर अगर बात करें 100 और 75 की, मान लीजिए ए के पास 100 रुपए है और बी के पास 75 रुपए है, तो 25 रुपए का अंतर है यहां पे। लेकिन जब अनुपात की बात होगी, तुलना की करने की बात होगी, तो ये कहा जाएगा कि ए अनुपाते बी बराबर 25 चौके 100, 25 तियां 75, यानी कि ए और बी के बीच 4 और 3 का अनुपात है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए और बी के बीच 100 और 75 का अनुपात है। बेशक संख्याएं 100 और 75 हमने लिख दिया, गलत नहीं है, ये भी तुलना ही है कि ए के पास 100 रुपए है, बी के पास 75 रुपए है। तुलना यहां भी है, तुलना यहां भी, लेकिन ये गलत माना जाएगा, ये अनुपात नहीं है। भले अनुपात का चिन्ह लगा है, लेकिन ये अनुपात नहीं माना जाएगा, अनुपात माना जाएगा ये। अब आप समझिए कि ये अनुपात क्यों नहीं माना जाएगा और ये क्यों माना जाएगा, इसका रीजन क्या है। तो अनुपात जो होता है हमेशा उन संख्याओं का होता है जो संख्याएं आपस में किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी कि वे सबसे छोटी संख्याएं जो फिर किसी से विभाजित न होती हों,
उनका जब संबंध अनुपात के रूप में लिखा होता है तो हम उसे वास्तविक अनुपातिक संख्या बोलते हैं, न कि 100 और 75। अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक संख्या है 12, एक संख्या है 8, अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो 4 से दोनों विभाजित हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब इन दोनों के बीच 3 और 2 का अनुपात है। एक और उदाहरण समझिए, अभी आपको बताएंगे सवाल लगेगी कैसे, अभी आप लगाने के चक्कर में मत पड़िए, अभी आप देखिए। जैसे 20 और 40 की हम बात करें, ये दोनों संख्याएं 10 से कट जाएंगी। मान लीजिए 10 दूना 20, 10 चौक 40, तो एक अनुपात आ रहा है 2:4। लेकिन अभी भी ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, है ना। तो क्या 20 और जो 40 का जो संबंध है अनुपातिक, वो 2:4 सही है कि 1:2 सही है? तो आप समझ गए होंगे 1:2 सही है, क्योंकि अभी ये यहां विभाजित होगी, अब ये विभाजित नहीं होगी, अब ये दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो हम आपको आज यही पढ़ाने वाले हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, 2 3 4 संख्याओं के बीच अनुपात कैसे निकाला जाता है, कैसे हम उन संख्याओं को विभाजित करेंगे, कैसे जानेंगे कि अब बिल्कुल सही अनुपात निकला है। तो चलिए डायरेक्ट उदाहरण से बात शुरू करते हैं। 40 और 60 का अनुपात बताओ। वेरी सिंपल, 40 और 60 के बीच कैसा अनुपात है ये आप बताओ। तो आप कैसे हल करोगे? सबसे सिंपल तरीका आपका ये है कि आप 40 को ऊपर लिख दो और 60 को नीचे, यानी आपको यहां भिन्न के रूप में लिख देना है। अगर आप भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे तब भी सवाल लग जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए भिन्न के रूप में लिखने से आपको विभाजित करने में आसानी होगी। तो पहली संख्या को आप हमेशा ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में, और दूसरी संख्या को हमेशा हर के रूप में, भले ये भिन्न ना हो फिर भी। अब आपको इसीलिए हमने इस चैप्टर के पहले आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाया है। अब आपको जब भी संख्याओं को विभाजित करने की बात आए, आप हमेशा उसके महत्तम से विभाजित करेंगे, क्योंकि महत्तम ही वो संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होती है उससे विभाजित होती है। महत्तम से छोटी करेंगे तो कई बार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको महत्तम अगर आता है तो 40 और 60 का महत्तम समापवर्तक होगा 20, बताए थे ना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 20 ही वो संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी। तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। अब ये दोनों संख्याएं किसी और से विभाजित नहीं होंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3, यानी कि 40 और 60 का जो अनुपात होगा वो होगा 2 और 3 का। अगर मान लीजिए आपको महत्तम नहीं आती थी, तब आप कैसे करते? 40-60 था, तब आप ऐसे करते, आप कोई भी संख्या लेते जिससे ये विभाजित हो जाए। जैसे आप 2 ही पकड़ लीजिए, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 20 40 और 2 30 60। अभी फिर ये 2 से विभाजित होगी, 2 10 20, 2 15 30। अब ये संख्याएं दोनों 5 से विभाजित हो जाएंगी, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो आ गया 2:3। तो सवाल यहां भी लग गई, सवाल यहां भी लगी है, लेकिन इस सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है? ये लेबर वर्क है, समय लगाने वाला है, विस्तार से है। यहां स्मार्ट वर्क है ये। अब स्मार्ट वर्क कैसे आया? आपने पहले महत्तम समापवर्तक लगाना सीखा, निकालना जल्दी से। 40 और 60 का महत्तम समापवर्तक होगा 20, 20 से विभाजित कर दो, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, सवाल लग गई। ये 2 लाइन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। ऐसे ही अगर 3 संख्या हैं तो वो भी लग जाएंगी। जैसे दूसरी सवाल ले लेते हैं हम, 15, 25 और 45 का अनुपात बताओ। 3 संख्याओं के बीच भी हो सकता है, तो आप ऐसे लिख दीजिए 15, 25, 45। ठीक है, 4 संख्याएं हैं तो चारों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको विभाजित करने में आसानी होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी?
या यूं कहें कि 15, 25 और 45 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो होगा 5। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 नवा 45। तो आंसर क्या आ गया, 3:5:9। कहने का मतलब ये है कि जब आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, उससे जब विभाजित करेंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, बार बार विभाजित नहीं करना पड़ेगा। अगर ये देखने में कुछ अटपटा लग रहा है तो आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 15 है, 25 है, 45 है, 5 से डायरेक्ट काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 नवा 45। आंसर आ गया 3:5:9। आपको विभाजित ही करना है, चाहे ऐसे ऐसे लिख के करिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं है, आंसर से मतलब। ठीक, और आगे बढ़ें। चलिए अब कुछ कठिन संख्याएं लेते हैं, मतलब कठिन का मतलब थोड़ी बड़ी संख्या। तीसरी सवाल, 180 और 270 का अनुपात क्या होगा। 180 270, 180 और 270 का आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कर दीजिए, किनारे 0 है, किनारे 0 है, 0 से 0 कैंसिल। 0 से 0 कैंसिल का मतलब हुआ कि आपने 10 से विभाजित कर दिया। 10 का 18 बार 180, 10 का 27 बार 270, यानी किनारे का 1 0, किनारे का 1 0 कैंसिल हो गया। अब बचा 18 और 27। तो अब आप 18 और 27 का महत्तम निकाल लीजिए। तो 18 और 27 का महत्तम होगा 9। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2:3। यानी कहने का मतलब संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो सकती हों, उनका अनुपात हमेशा छोटी संख्या ही आएगा। बड़ी भी हो सकती है, बड़ी संख्या भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 330 और 440 का अनुपात बताओ, तो आप क्या करेंगे, 330 440, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों संख्याएं 11 से कटेंगी। 11 तियां 33, 11 चौक 44। अनुपात क्या आ गया, 3:4। मान लीजिए 220 260, इसका आपको अनुपात बताना है। तो 220 260, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 2 से दोनों कट जाएगा, 2 11 22, 2 13 26। अब इसका आंसर आ जाएगा 11:13। यहां पर जो अनुपात आया है छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। यहां बड़ी संख्याएं होंगी 11 और 13, लेकिन बड़ी संख्याएं भी तभी होंगी जब वो फिर और किसी से विभाजित न हो। यहां 11 और 13 किसी और से विभाजित नहीं होंगी, और ये प्रायः यहां पे संख्याएं प्राइम नंबर आएंगी, यानी अभाज्य संख्याएं आती हैं। प्रायः, जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याएं हों, लेकिन आमतौर पर अभाज्य होती हैं। अगर अभाज्य नहीं है तो हो सकता है कि फिर ऐसे हो जाए 16 और 25। अब देखो यहाँ पे ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों किसी और से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए 16 और 25 ही लिखा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 16 और यहाँ पे लिख दीजिए 24, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगे ना, या 8 से विभाजित हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। तो 16 और 24 नहीं लिखा जाएगा, 2 और 3 लिखा जाएगा। लेकिन 16 25 लिखा जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 16 जिस संख्या से विभाजित होगी, है ना, 25 उस संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पे दो शब्द आ गए, एक आ गया प्राइम नंबर, एक आ गया कंपोजिट नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो आपको 1 मिनट में थोड़ा सा समझा देते हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शब्द होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम माने अभाज्य, नंबर माने संख्या। और एक होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, दो ही तरह की संख्याएं होंगी। संख्याओं के प्रकार बहुत प्रकार के हैं, लेकिन भाज्य अभाज्य के आधार पर दो। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो संख्याएं किसी और से विभाजित न हो। जैसे हम अगर लिख दें
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर है, यानी किसी और से विभाजित नहीं होंगी। जैसे 19 किसी से विभाजित नहीं होगी, हाँ अपने आप में विभाजित होगी, 19 एकम 19, वो अलग बात है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्या किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अनुपात समानुपात में जब हम काट पीट करके उसको छोटा करते हैं तो प्रायः यही संख्याएं आ जाती हैं, प्रायः, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो ऐसा। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो संख्याएं भाज्य हों, यानी किसी और से विभाजित होती हों। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, उसके बाद 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, ऐसे ऐसे जो जैसे 4 2 से कट जाएगी, 6 2 से कट जाएगा, 9 3 से, 12 3 से, 2 से, 4 से, 14 2 से, 7 से, 15 3 से, 5 से, तो जो संख्याएं किसी और से विभाजित हो जाए वो भाज्य है। अब एक संख्या बच रही है 1, एक किस में आएगी? तो एक दोनों में आती है, ठीक। एक को प्राइम नंबर भी बोला जाता है, एक को कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। और ये जो 2 है ये तो प्राइम नंबर है ही, लेकिन इस 2 के बारे में खास बात और है कि जितनी भी प्राइम नंबर हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी विषम संख्याएं होती हैं सिवाय 2 को छोड़कर। यानी कि गणित में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी वो सब विषम संख्याएं होंगी। विषम आप जानते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम है। जैसे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 12 14 16 18, ये सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं कोई भी अभाज्य नहीं होगी सिवाय 2 के। तो 2 एक अपवाद है, 2 ऐसी भाज्य संख्या है, 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक। यहां से इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अनुपात में कुछ थोड़ा सा और टेक्निकल आपको बताते हैं जो प्रायः परीक्षाओं में फंसाता है, जो ज्यादा समझना जरूरी है। 0.5 और 2 का अनुपात बताओ। देखिए यहां पे संख्या ये भी है, यहां पे संख्या ये भी है, लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि ये संख्या दशमलव में है और ये संख्या पूर्णांक में है। तो जब भी तुलना की जाती है ना, सजातियों के बीच तुलना की जाती है। बेशक ये सजाती हैं, आपको हम सजाती विजाती भी अभी नहीं पढ़ाए हैं, सजाती विजाती भी पढ़ाएंगे बीज गणित जब शुरुआत करने लगेंगे। अभी समझिए, ये दोनों सजाती इस आधार पे हैं कि अंक है, लेकिन एक आधार पे विजाती मान सकते हैं क्योंकि ये दशमलव है और ये पूर्णांक है। तो जब भी ऐसा हो जाए तो या तो दोनों को दशमलव में बना दो या तो दोनों को पूर्णांक में। तो दशमलव को पूर्णांक में बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो पूर्णांक ही बनती तो दशमलव में लिखने की जरूरत क्या थी उसको। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो पूर्णांक है उसी को दशमलव में बना देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो 0.5 लिखा है, नीचे क्या लिखा है? 2। यहां पे दशमलव लगा है, इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो यहां भी आप दशमलव लगा दो, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिस संख्या में कुछ भी न लगा हो दशमलव वगैरह, तो अगर दशमलव लगाना हो तो हम उसके बाद लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद लगा ही रहता है लेकिन वो छिपा रहता है। तो 2 दशमलव, अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। तो दशमलव के बाद एक अंक यहां भी हो गया, दशमलव के बाद एक अंक यहां भी हो गया। तो जब समान अंक हो गए दशमलव के बाद तो दशमलव हो गया गायब, कट गया। तो सीधा सीधा ये हो गया 5/20। देखो पहले हमने इसको दशमलव में बनाया, जब दोनों दशमलव हो गए तो दशमलव हो गया गायब, दशमलव से दशमलव एक तरह से कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा हो गया 5/20। यानी ये दशमलव चला गया एक अंक दाहिनी ओर, ये भी एक अंक दाहिनी ओर, तो 5/20 सीधा सीधा हो गया। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो आंसर क्या आ गया? 1:4। तो 0.5 और 2 का अनुपात होगा 1:4। अगली सवाल, 6 या 6 छोटा कर देते हैं, 1:0.25। ठीक, इसका आपको अनुपात बताना है।
तो आप क्या करेंगे, 1/0.25। नीचे दशमलव लगा है तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो ऊपर भी लगा दो। ऊपर लगाने के बाद अब दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। यहाँ पर एक ही अंक था इसलिए एक ही जीरो बढ़ाया गया। तो कहने का मतलब चाहे नीचे बढ़ाना पड़े चाहे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। 00। अब दशमलव से दशमलव गायब हो गया तो ऊपर क्या हो गया, अंश के रूप में 100 हो गया और नीचे हो गया 25। ये जीरो नहीं लिखा जाएगा ना, 0 25 जीरो खत्म। अब 25 चौके 100, 25 एकम 25। तो 1:0.25 का जो अनुपात होगा वास्तव में 4:1 होगा। कभी भी अनुपात इस तरह से लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ पूर्णांक एक तरफ दशमलव नहीं, दोनों तरफ दशमलव हो या दोनों तरफ पूर्णांक हो या दोनों तरफ भिन्न हो। अब इसी तरह से मान लीजिए पहले से ही अगर दशमलव में है दोनों तरफ, जैसे 1.2 और 4.02 ऐसा लिखा है, इनका अनुपात बताना है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप दशमलव के बाद जो 1 अंक है उसके आगे 1 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है। अब हो गया बराबर, बस। यानी जब घटेगा तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं घटेगा तो कोई बात नहीं। अब ये हो गया 120 और ये हो गया 102। 120/102, सॉरी 402, यहाँ 4 है। 120/402 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 जीरो में 0, 2 दूना 4, 2 जीरो में 0, 2 एकम 2। अब ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। 3 बीसहम 60 और 3 छंग 18, 3 सते 21, 67। अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये 201 कैसे 3 से विभाजित हो जाएगी, ये आपको मालूम कैसे चला। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, कौन सी 5 से, कौन सी 7 से, अभी आगे आएगा। थोड़ा सा कठिन माना जाता है हल्का सा इन सब से, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा लेट ले रहे हैं, ताकि आपका जो दिमाग है थोड़ा सा और डेवलप हो जाए, उसको समझने में आसानी हो, इसीलिए अभी उसको छोड़ेंगे। खैर, हमने आपको अभी क्या बताया कि जब एक तरफ दशमलव एक तरफ पूर्णांक हो तो दोनों तरफ दशमलव लगा करके फिर दशमलव को गायब करके जैसे परंपरागत नियम से होता है वैसे ही हो जाएगा। कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल है 1/4 और 2 का अनुपात बताओ। अब यहां भी एक तरफ भिन्न है एक तरफ पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। 1/4 है और इधर क्या लिखा है 2, तो आप क्या काम करिए 2/1 कर दीजिए। पूर्णांक है ना, किसी भी पूर्णांक को भिन्न बनाने के लिए आप हर के रूप में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी पूर्णांक को दशमलव बनाने के लिए उसके बाद दशमलव लगा सकते हो, वैसे ही भिन्न भी बना सकते हो 1 लिख करके। अब 1/4 अनुपाते 2/1। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए आपको सिखाया जाता है जब आप भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना पढ़ते हैं। शायद हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, इतनी उम्मीद थी कि आपको शायद इतना पता होगा। 4 और 6 का जब मान लीजिए आपको हर बराबर करना है तो 4 और 6 का लघुत्तम निकालो। 4 और 1 का लघुत्तम निकालो, तो 4 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 4 होगा। ये कैसे मालूम चला, जब बड़ी वाली छोटी वाली से कट जाए तो बड़ी वाली ही लघुत्तम हो जाती है, कल ही हमने पढ़ाया था। ये तो 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसके ऊपर वाली संख्या में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें बदलाव हो गया, ये 1 4 बन गई, तो ये 1 4 कब बनी, 1 में 4 का गुणा करने पर, 1 चौके 4, तो 2 में भी 4 का गुणा कर दो, 2 चौक 8। अब क्या होगा 4 और 4 कैंसिल, कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर जो लिखा है 1/8 वही आंसर हो जाएगा। तो 1/4 और 2 का अनुपात होगा 1/8। अगर पूरी तरह से बात समझ में न आई हो तो एक सवाल और लगा देते हैं, समझ लीजिए।
2/3 और बटे 4, इनका आपको अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, 2/3 अनुपाते 1/4। अब हर अलग अलग है, अब यहाँ पे कुछ बनाना नहीं पड़ा, यहाँ तो पहले से ही दोनों भिन्न है। जब दोनों भिन्न पहले से हैं तो बस हर को देखो, हर दोनों अलग अलग है। जब हर अलग अलग है तो क्या करेंगे कि हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर करने के लिए इनका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 4 का लघुत्तम होगा 12। कैसे पता चला 3 और 4 का लघुत्तम होगा 12? 3 से 4 विभाजित होगा नहीं, तो यानी 4 से बड़ी संख्या ही होगी। 4 से बड़ी संख्या 4 की दुगुनी 8 होगी, 8 विभाजित नहीं होगा 3 से। 4 तिहाई 12। या ऐसे समझिए कि लघुत्तम में क्या होता है कि जब ये दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों संख्याएं अभाज्य हों, या इन दोनों का कोई, ऐसे कहें, इन दोनों का कोई भी अपवर्तक न हो, इन दोनों का कोई भी समान अगर अपवर्तक नहीं है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम होगा। अगर आप लघुत्तम नहीं भी निकाल पाएंगे तब भी आप डायरेक्ट अगर 4 तिहाई 12 भी कर देंगे ना तब भी चलेगा। तो 3 चौक 12, तो 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, तो 1 तिहाई 3। अब आंसर आ गया 8/3। यानी नीचे वाला जो हर अगर बराबर हो गया तो फिर कैंसिल हो गया, केवल अंश का ही तुलना कर दीजिए, काम आपका फिट हो गया। तो ठीक है, आज बस इतना ही, यहीं पे रोक रहे हैं। अब कल रेशियो का थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा देंगे आपको, जैसे कि 5 घंटे का 360 मिनट से क्या अनुपात होगा। मतलब घंटा अलग है, मिनट अलग है, दोनों विजाती हो गए ना, तो सजाती करके कैसे करेंगे। तुलना करेंगे कि ए की आय बी की आय की 4 गुनी है तो इनका अनुपात क्या होगा। मतलब इस तरह से थोड़ा सा इसका लेवल हाई कर देंगे। तो आज एकदम बेसिक था, कल थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा। तो आज हमने जो आपको पढ़ाया वो तो आपको प्रश्न पूछेंगे ही। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न था 15 एवं 17 का लघुत्तम समापवर्त बताओ। तो 15 और 17 का लघुत्तम समापवर्त। अभी आपको हमने इसी पढ़ाते समय बताया कि जब भी दो संख्याएं हों ऐसी जिनका कोई अपवर्तक न हो समान, तो उनका लघुत्तम निकालने के लिए बस उन दोनों का गुणा कर दो, गुणनफल ही लघुत्तम हो गया। समान अपवर्तक का मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहे हो। 5 से 15 विभाजित हो रहा है लेकिन 17 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों की कोई समान अपवर्तक नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम 15 का 17 में गुणा कर दें तो लघुत्तम आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 15 सत्ते 105, हासिल लगा 10, 15 एकन्नम 15, 10 25, 255। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 255। और मान लीजिए अगर आप करते भी तब भी यही आता, 3 5 15 और 17 किसी से विभाजित नहीं होगा, तो 17 का 17, या बहुत करेंगे 17 एकम 17 कर देंगे, यहाँ भी 1 कर देंगे। तो 3 गुणित 5 गुणित 1 गुणित 17 गुणा कर दीजिए, 255 आएगा। ठीक। एक दूसरी सवाल है 135, 150 और 225 का महत्तम। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित हो रहे हैं, बताइए। 15 है, 15 नवैया 135, 15 दहम्मा 150 और 15 15 225। लेकिन चेक करिए क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं, 135, 150, 225, 3 त्रिका 9, 3 27 पंचे 150 का 15 दहम्मा 150 होता है, तो 2 पंचे 10 हो गया, 10 और 15 कर दीजिए, 3 पचे 15, 15 दहम्मा 150, 225 का होता है 15 15 हम 225, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15। आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ी छोटी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ भी 15 नवैया 135, तो 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9। तीनों का कॉमन कौन कौन है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, उतार लिया। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब इसके बाद कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं है। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पे अब 3 एक ही था,
तो आंसर क्या हो जाएगा 15। पहले ही बताइए 15 आएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर 255, दूसरे का 15। अब आपने आज जो पढ़ा इसको पढ़ करके आप ये उत्तर दीजिए जो आपके सामने सवाल लिखी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।